नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की छवि को हुआ जबरदस्त नुकसान। टूलकिट वाले संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने बताया फर्जी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार की सनक ने पूरा देश ठप कर दिया। महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था पर रवीश कुमार ने साधा पीएम पर निशाना। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इजराइल और हमास में लड़ाई रुकी, दोनों कर रहे हैं जीत का दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी की छवि को धक्का, टूल किट वाले संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने बताया मैनिपुलेटेड। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के जुड़ी कांग्रेस की कथित टूल किट के मामले में भारतीय जनता पार्टी की छवि को जोर का धक्का लगा है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के इस टूल किट से जुड़े ट्वीट को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड बताया है। ट्विटर का कहना है कि वह ऐसे ट्वीट का यह करार देता जिनसे ऐसा मीडिया जुड़ा होता है जिसे छल पूर्वक तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो। डॉक्टर पात्रा ने यह ट्वीट 18 मई को किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस महामारी के दौर में गिद्ध राजनीति कर रही है। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए उसने टूलकिट बनाई है। ट्विटर ने पात्रा के जिस ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बताया है, उसमें एक दस्तावेज पोस्ट करते हुए कहा गया था, मित्रों, महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने से संबंधित कांग्रेस के इस टूलकिट पर नजर डालिए। यह एक ठोस प्रयास की बजाय कुछ मित्र पत्रकारों और असर डालने वालों की मदद से प्रचार की कवायद भर है। आप कांग्रेस के एजेंडे के बारे में खुद पढ़िए। कांग्रेस ने गुरुवार को ट्विटर से लिखित तौर पर कहा था कि वह समाज में गलत जानकारी और अशांति फैलाने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई भाजपा नेताओं के अकाउंट स्थायी रूप से निलंबित कर दे। मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि भाजपा ने जिस कथित टूलकिट के दस्तावेज जारी किए हैं वो फर्जी हैं। उसने कई प्रमुख भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। भाजपा तथा कथित टूलकिट के कुछ विवादित सामग्री को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही है। पात्रा सहित भाजपा नेताओं ने टूलकिट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की सनक ने पूरा देश ठप कर दिया। महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था पर रवीश कुमार ने साधा पीएम पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश बुरी तरह से कोरोना संक्रमण की चपेट में है। लाखों लोगों की जान जा चुकी है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कई राज्यों ने इस संक्रमण से निपटने के लिए अपने यहाँ आंशिक लॉकडाउन लगाया है। इसके इतर महंगाई भी काफी बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि पिछले साल कड़े निर्णय की सनक के कारण एक फैसला हुआ था, तालाबंदी, पूरा देश ठप। उसी का नतीजा था कि हमारी अर्थव्यवस्था बैठ गई। थोड़ी बहुत स्थिति संभली भी तो दूसरी लहर ने लंगड़ी मारकर धक्का दे दिया है। सरकार बोलती नहीं है, लेकिन उसका खजाना खाली है। आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। जो बिजनेस में है उन्हें सच्चाई मालूम है। इसी का नतीजा है कि 4 मई से लेकर अब तक 11वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, वे दूसरी चीजों का उपभोग भी कम कर रहे हैं, तो उससे भी सरकार को कम टैक्स आ रहा होगा। नौकरी फिर जाने लगी है तो उससे भी टैक्स नहीं आ रहा होगा। थाली बजाकर और अस्पताल के बाहर सेना के बैंड से बैंड बजवाकर लोकप्रियता तो हासिल कर ली गई कि मोदी जी का इतना प्रभाव है कि एक आवाज में सावधान बोल दें तो देश सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाएगा। मूर्खों ने यह नहीं बताया कि इससे अर्थव्यवस्था विश्राम की मुद्रा में आ जाएगी, जो है आपके सामने है। महामारी के साथ साथ महंगाई भी महामारी बनती जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल और हमास में लड़ाई रुकी, दोनों कर रहे जीत का दावा। जी हाँ दोस्तों, इजरायल और फलस्तीनी चरमपंथी हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है और दोनों इसे अपनी जीत बता रहे हैं। संघर्ष विराम के लागू होते ही बड़ी संख्या में फलस्तीनी लोग गाजा में सड़कों पर उतर जश्न मनाने लगे। हमास ने चेतावनी दी है कि उसके हाथ ट्रिगर से हटे नहीं हैं, यानी वो हमले की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से संघर्ष विराम का फैसला किया। इस दौरान 240 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मौतें गजा में हुई। इजरायली कैबिनेट ने इसे कुछ घंटे पहले आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध विराम के फैसले पर मुहर लगा दी। हमास के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की कि ये सुलह आपसी रजामंदी से और एक साथ हुई जो शुक्रवार तड़के स्थानीय समय के अनुसार रात 2 बजे से लागू हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाद में कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे युद्ध विराम के पालन के समय की पुष्टि कर दी थी। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम दोनों पक्षों के बीच प्रगति का असल अवसर लेकर आया है। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच लगातार 11वें दिन हमले जारी रहे। इजरायल ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए। हमास ने भी जवाब में इजरायल पर रॉकेट बरसाए। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिण इजरायल में चेतावनी के लिए सायरन बजे। ऐसा तभी होता है जब गजा से रॉकेट हमले होते हैं।
उधर गजा से फलस्तीनी मीडिया में खबर है कि उनके क्षेत्र में फिर हवाई हमले हुए हैं। गजा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी। इससे पहले इजरायल और फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच पूर्वी यरूशलेम को लेकर कई हफ्ते से तनाव था। 7 मई को अल अक्सा मस्जिद के पास यहूदियों और अरबों में झड़प हुई, जिसे दोनों ही इसे पवित्र स्थल मानते हैं। इसके 2 दिन बाद इजरायल और हमास ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। गजा में अब तक कम से कम 232 लोगों की जान जा चुकी है। गजा पर नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे हैं। इजरायल का कहना है कि गजा में मारे जाने वालों की कम से कम 150 चरमपंथी शामिल हैं। हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने राजीव का नाम लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पति की विरासत का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में सियासत भी जोरों पर है। कभी विपक्षी नेता मोदी सरकार पर फेल होने का आरोप लगा देते हैं, तो कभी ये कहकर केंद्र सरकार की आलोचना की जाती है कि उसने अपने सलाहकारों की बात पर गौर ही नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई बार मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की है। इस बीच गुरुवार को सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के नाम एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसमें उनके पति और देश के पूर्व पीएम दिवंगत राजीव गांधी का जिक्र हुआ है। दरअसल सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से एक आग्रह किया है कि कोरोना की वजह से जिन लोगों का कारोबार पूरी तरह खत्म हो गया या किसी बच्चे के माँ बाप इस महामारी का शिकार हो गए, उनके लिए नवोदय विद्यालयों में फ्री शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यह मानवता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। खास बात है कि सोनिया गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में मोदी सरकार की आलोचना नहीं की है। कोई खरी खोटी बात या तंज भी नहीं कसा गया है। उन्होंने लिखा है, कोरोना संक्रमण ने देश में तहस नहस की स्थिति पैदा कर दी है। पीड़ितों को हृदय विदारक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी खबरें भी मिली हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते किसी बच्चे के अभिभावकों में से कोई एक या दोनों मारे गए हैं। अब इन बच्चों के जीवन में सिवाय कष्ट के और कुछ नहीं बचा है। उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। उनके भविष्य, शिक्षा और करियर को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। इसके लिए राष्ट्र को कदम बढ़ाना होगा। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा है, आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय की स्थापना मेरे पति राजीव गांधी की अहम विरासतों में एक है। उनका सपना था कि देश के ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मौजूदा समय में देश के विभिन्न हिस्सों में 661 नवोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है या परिवार में खाने कमाने का कोई साधन नहीं बचा है, उनकी मदद बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसा कर हम उन्हें इस कष्ट की घड़ी में एक उम्मीद दे सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 टेस्ट पर मोदी सरकार का यू टर्न। पीएम ने कहा था 70% होने चाहिए RT-PCR टेस्ट, पर हिस्सा 40% पर लाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई है। इसी बीच कोविड-19 टेस्ट को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। केंद्र सरकार कोरोना की जांच के सबसे भरोसेमंद टेस्ट RT-PCR को कम करने का फैसला किया है। अगले महीने के अंत तक RT-PCR टेस्ट में 40% तक कटौती की जाएगी। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब 60% टेस्ट एंटीजन पर निर्भर करेगी और जून के अंत तक रोजाना जांच की क्षमता को बढ़ाकर 45 लाख तक किया जाएगा। मोदी सरकार का यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की उस सलाह के 2 महीने बाद आया है जिसमें उन्होंने राज्यों को RT-PCR टेस्ट की संख्या को 70% तक बढ़ाने को कहा था। पीएम ने कहा था कि अगर पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है तो कोई दबाव नहीं है। सरकार ने RT-PCR की जांच क्षमता को भी पिछले हफ्ते के 16 लाख से घटाकर 12 से 13 लाख प्रतिदिन से कर दिया है। पिछले हफ्ते सरकार कह रही थी कि रोजाना RT-PCR टेस्ट करने की उसकी क्षमता 16 लाख है, लेकिन अब वो 12-13 लाख का आंकड़ा दे रही है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान RT-PCR और एंटीजन टेस्ट का अनुपात करीब 50-50% रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 20.55 लाख सैंपल लिए गए। इनमें से 10.5 लाख RT-PCR टेस्ट थे, जबकि 8.92 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट थे। वहीं 1 लाख के करीब ट्रूनेट CBNet टेस्ट किए गए। वहीं कोरोना महामारी के बीच अब आप घर पर खुद से कोविड-19 टेस्ट कर सकते हैं। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। ICMR ने रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग कर घरेलू टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। अब कोरोना टेस्टिंग के लिए होम बेस्ड टेस्टिंग किट को मंजूरी मिल गई है। एंटीजन की रिपोर्ट जहां तुरंत मिल जाती है, वहीं RT-PCR जांच रिपोर्ट 24 घंटे में आती है। होम बेस्ड टेस्टिंग किट से जांच में तेजी आएगी ही, साथ ही लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला का आरोप, किसान विरोधी है बीजेपी सरकार, कृषि को बर्बाद करने पर तुली है केंद्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने खाद की कीमतें बढ़ाकर किसानों पर 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डाल दिया है, जिससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को यहां विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने मेहनतकश किसानों से आपदा के समय पर 20,000 करोड़ रुपए खाद की कीमतें बढ़ाकर लूट को अंजाम दिया है और वह खेती को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने
कहा कि कृषि जनगणना के मुताबिक देश में 14.64 करोड़ किसान हैं जो लगभग 15.78 करोड़ रुपए पर खेती करते हैं। पिछले 6.5 साल में मोदी सरकार ने खेती उत्पाद में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज की कीमत बढ़ाकर किसान पर 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सालाना का बोझ डाला और अब कोरोना की आड़ में डीएपी सहित अन्य खाद की कीमत किसान की कमर तोड़ने काम किया है। प्रवक्ता ने कहा कि 2014 में डीएपी खाद के एक बैग की कीमत 1,075 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,900 रुपए प्रति बैग हो गई है, यानी 6 साल में कीमत दोगुनी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद का मोदी सरकार पर निशाना, बोले न ढहती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी न चीनी घुसपैठ की। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार पर हमलों की कड़ी जारी रखी है। कोरोना से लेकर अर्थव्यवस्था और पीओके से लेकर चीन तक के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर चुके स्वामी ने एक बार फिर इन्हीं मसलों को साथ में उठाते हुए केंद्र को आड़े हाथों लिया। भाजपा सांसद ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, अब तक किसी ने भी 2016 के बाद से गिर रही अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली है, न ही किसी ने चीन की तरफ से लद्दाख में भारतीय जमीन घेरे जाने और इस हरकत को रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी ली है। स्वामी ने कोरोना वायरस पर सरकार के ढीले रवैये पर निशाना साधते हुए आगे कहा, न ही किसी ने कोरोना के दूसरे वेरिएंट से निपटने के लिए बचाव की योजना न तैयार कर पाने की जिम्मेदारी ली है। भाजपा सांसद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी सरकार की कमियों को उठाया। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, अमेरिका और रूस ने अपनी गलतफहमियों को दूर कर लिया है, इस बारे में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इस करीबी को चीन का समर्थन हासिल है, इसका मतलब है कि भारत अलग थलग पड़ने वाला है। अगर यह परेशान करने वाली बात है तो अपने विदेश मंत्री से पूछिए, वे इस मुद्दे को ऐसा घुमाएंगे जिससे हम फिर आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, कोरोना का रास्ता अस्पताल और किसान का रास्ता संसद जाता है, किसान यही डटा रहेगा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने को है। भीषण गर्मी और भयंकर कोरोना महामारी के बावजूद किसान दिल्ली से सटे सभी सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कोरोना का रास्ता अस्पताल और किसान का रास्ता संसद तक जाता है, कि इसलिए किसान धरना स्थल खाली नहीं करेगा और यही डटा रहेगा। हरियाणा के रेवाड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाती और किसानों के सभी मसलों पर बातचीत नहीं करेगी, तब तक किसान यहां से नहीं जाएगा, वह यहां पर डटा रहेगा। कोरोना का रास्ता अस्पताल जाता है और किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, दोनों के रास्ते अलग हैं। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केवल व्यापारिक पक्ष के लिए बनाए कानून समाज को गुलाम बना देंगे। यह कृषि कानून केवल और केवल कृषि व्यापार के पक्ष में है। ये बड़े बड़े उद्योगपति तो 500% गुना तक मुनाफा कमाएंगे और किसान को कुछ नहीं। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी सरकार को कहा कि हमारी धैर्य की परीक्षा ना ले और हमारी मांगों को मान ले। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा कि किसान आंदोलन में 470 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार अगर अपने किसानों की चिंता करती है तो उनकी मांगे माननी चाहिए। साथ ही मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दी कि किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। बता दें कि देश भर से आए किसान पिछले 5 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि जनवरी महीने के बाद से किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और अभी तक गतिरोध जारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का दावा, महाराष्ट्र ने कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित कर लिया है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य ने कोविड-19 की दूसरी लहर को नियंत्रित कर लिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया कि राज्य अब चक्रवात ताउते के कारण पैदा हुए संकट से सफलतापूर्वक निकलने का रास्ता खोज लेगा। शिवसेना ने कहा, महाराष्ट्र के लिए संकट नया नहीं है और राज्य जो इन संकटों से निपटने का आदी हो चुका है, दुनिया के लिए नया नहीं है। शिवसेना राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार के 3 प्रमुख घटक दलों में से एक है। संपादकीय में कहा गया है, महाराष्ट्र ने कोविड-19 की पहली और दूसरी लहरों को नियंत्रित किया। निसर्ग पिछले साल के चक्रवात को हराया। अब महाराष्ट्र ताउते चक्रवात संकट से भी सफलतापूर्वक बाहर निकल जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सोमवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 26,616 नए मामले आए, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 54,05,068 हो गए, जबकि संक्रमण के कारण 516 मौतें होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 82,486 तक पहुंच। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे पर शिवसेना एनसीपी ने उठाई सवाल, पूछा महाराष्ट्र के साथ भेदभाव क्यों? जी हां दोस्तों, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात और दीव में चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित इलाकों का दौरा करने पर प्रश्न उठाए हैं। एनसीपी ने पूछा है कि क्या यह महाराष्ट्र के साथ भेदभाव नहीं है, क्योंकि वह भी इस तूफान से प्रभावित हुआ है।
गुजरात में कमजोर सरकार। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि इस राज्य की कमान उनके गृह राज्य गुजरात के विपरीत एक मजबूत मुख्यमंत्री के हाथों में है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं जहां एक कमजोर राज्य सरकार है और चक्रवात ने अधिकतम नुकसान पहुंचाया है। राउत ने कहा कि चक्रवात ने महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही मचाई है। महाराष्ट्र के साथ भेदभाव क्यों? मंत्री एवं एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी दमन, दीव और गुजरात में चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इससे प्रभावित कुछ इलाकों का क्यों नहीं? क्या यह साफ साफ भेदभाव नहीं है? एनसीपी महाराष्ट्र में शिवसेना नीत राज्य सरकार के घटकों में एक है। गुजरात में 45 लोगों की मौत। बता दें, गुजरात में सोमवार देर रात दस्तक देने से पहले चक्रवात ने महाराष्ट्र के कई इलाकों, खासकर तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचाया। चक्रवाती तूफान ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तबाही की छाप छोड़ी है। 12 जिलों में 45 लोगों की जान चली गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षकों की मौत पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कही ये बात। जी हां दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई शिक्षकों की कोविड संक्रमण से मौत के मामले में विपक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, प्रदेश की निष्ठुर बीजेपी सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब ये झूठ बोल रही है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव के दौरान हुई शिक्षकों की कोरोना से मौत मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की निष्ठुर भाजपा सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब ये झूठ बोल रही है कि चुनावी ड्यूटी में केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जबकि शिक्षक संघ का दिया आंकड़ा 1000 से अधिक है। भाजपा सरकार महाझूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। परिवार वालों का दुख ये हृदयहीन भाजपाई क्या जाने। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले 1621 टीचरों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हुई है। वहीं मंगलवार को यूपी सरकार के बेसिक शिक्षक विभाग की तरफ से कहा गया है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है जो मुआवजे के पात्र हैं। इस मामले में वन इंडिया ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्रा से बातचीत की। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में संपन्न पंचायत निर्वाचन में मात्र 3 शिक्षकों की मौत का दावा किया जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता के लिए जन कल्याणकारी कदम उठाए यूपी सरकार, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर कई सलाह दी है। उन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जनसाधारण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस लहर के दौरान व्यवस्था की ढुलमुल तैयारियों के चलते जनता को असहनीय पीड़ा उठानी पड़ी। कहा, जनता को बुरे हालत में छोड़ने की बजाय सरकार आगे बढ़कर कुछ जन कल्याणकारी कदम उठाए जिससे लोगों को परेशानियों से थोड़ी राहत मिल सके। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अप्रैल मई में मचे हाहाकार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार की कोई प्लानिंग नहीं थी। कई सारे अनावश्यक नियम, लाल फीताशाही लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ लेकर आए। महामारी ने जहां एक तरफ हजारों लाखों लोगों को हमसे छीना, प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि दूसरी तरफ रोजी रोजगार, व्यापार, काम धंधे के सामने भारी मुश्किलें पैदा करती हैं। ईमानदारी मेहनत से खाने कमाने वाले लोगों को इन मुश्किल हालातों में उनके हाल पर छोड़ देने की बजाय आज जरूरत है कि आपकी सरकार आगे बढ़कर कुछ जन कल्याणकारी कदम उठाए जिससे लोगों को परेशानियों से थोड़ी राहत मिल सके। कांग्रेस महासचिव ने लिखा कि महामारी में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा निजी क्षेत्र अस्पतालों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कई गैर सरकारी अस्पतालों ने जनसेवा की उम्दा ईमानदार मिसाल पेश की है, मगर पूरे प्रदेश से निजी अस्पतालों द्वारा आम जनता से इलाज के लिए मोटी रकम वसूलने की शिकायत भी आई है। आपने अपने मरीजों के लिए परेशान लोग भारी भरकम बिल चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, जैसे तैसे करके पैसा जुटा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि आपसे निवेदन है कि निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इलाज के लिए सुविधा के हिसाब से उचित एवं जनहितैषी कीमतें निर्धारित की जाएं, जिससे न अस्पतालों का आर्थिक नुकसान हो, न ही आम जनता के शोषण की गुंजाइश हो। सरकार मूल्यांकन पर जिन लोगों से जरूरत से ज्यादा पैसा वसूला गया है उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करे। उन्होंने आगे लिखा कि बढ़ती महंगाई के चलते आम लोगों के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुएं एवं आवश्यक चीजों को खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। खाद्य तेल, सब्जियां, फल, घरेलू इस्तेमाल की चीजें बहुत तेजी से महंगाई की चपेट में आए हैं। प्रदेश में महंगाई पर नियंत्रण के लिए वस्तुओं का दाम बांधने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस बंदी के समय लोगों को घर चलाने में दिक्कत ना हो। उन्होंने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बिजली के बड़े दामों, स्मार्ट मीटरों से पहले ही बहुत त्रस्त है। संकट के इस दौर में उसे बिजली के बिलों में राहत मिलनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर यूपी में बिजली के दाम बढ़ाए जाने की खबरें आ रही हैं। कृपया बिजली के दाम में एक भी पैसे की बढ़ोतरी न करें। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा है कि सूबे
कि स्कूल बंद है, किंतु अभिभावकों पर स्कूल में हर महीने फीस जमा करने का दबाव है। स्कूलों के सामने भी अपने शिक्षकों को वेतन देने इत्यादि का संकट है। प्रदेश सरकार को स्कूल के प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर एक खाका तैयार कर फीस में छूट देने एवं स्कूलों को आर्थिक मदद का पैकेज देने की रुख करते हैं। अगली खबर की तरफ, पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।